हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लासरूम प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले ना जरा सोचिए, कोई आम नागरिक सुबह उठता है और सरकार अचानक एक आदेश जारी करती है कि आज से कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है। बिल्कुल। या फिर आदेश आ जाए कि कोई भी अपनी पसंद का काम नहीं कर सकता। तो ऐसे में वो नागरिक किसे फोन करेगा? मतलब उसकी रक्षा करेगा कौन? देखिए, सवाल तो बहुत गंभीर है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ना संसद और सरकार के पूरी तरह आकार लेने से बहुत पहले ही एक ऐसी मजबूत ढाल तैयार कर दी थी जो हमें और आपको इस तरह की किसी भी मनमानी से बचाती है। सही कहा। और आज की इस क्लास में हमारा मिशन उसी ढाल का एक तरह से डीप डाइव एनालिसिस करना है। हम संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से समझने वाले हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का हर एक पहलू आज हम डिकोड करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं सभी छात्रों को, आज की क्लास में हम कुछ भी रटने वाले नहीं हैं। एकदम सही बात है। हम हर कॉन्सेप्ट के पीछे की कहानी समझेंगे, क्योंकि जब लॉजिक समझ आ जाता है ना तो परीक्षा में उत्तर अपने आप याद आ जाते हैं। राइट। रटी हुई चीजें परीक्षा के भारी दबाव में अक्सर दिमाग से निकल जाती हैं। इसीलिए आज हम भाग 3 को सिर्फ अनुच्छेदों की एक उबाऊ सूची की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम इसे भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में समझेंगे। बिल्कुल। अब कई छात्र सोचते होंगे कि ये मैग्ना कार्टा आखिर है क्या भला? हाँ, तो दरअसल बात है साल 1215 की। इंग्लैंड के राजा जॉन ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। अच्छा, तो मतलब वो दुनिया में नागरिकों के अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज था। जी हाँ, और ठीक उसी तर्ज पर हमारे संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों के अधिकारों की वो मजबूत नींव है जिसे खुद देश के सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त है। और यही संरक्षण इसे इतना खास भी बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ढाल को समझना शुरू करते हैं। तो चलिए। अधिकारों की बात करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल मेरे मन में आता है। ये जो सारे अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं, ये किसके खिलाफ दिए गए हैं? मतलब अगर किसी नागरिक का अधिकार छीना जाता है तो वो छीनने वाली शक्ति आखिर है कौन? बहुत ही प्यारा सवाल है। संविधान कहता है कि ये अधिकार राज्य यानी स्टेट के खिलाफ मिले हैं। लेकिन जब हम अनुच्छेद 12 पढ़ते हैं तो राज्य का मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र जैसी सरकारें तो नहीं है ना? जी नहीं। और यहीं पर कई बार परीक्षा में छात्र गच्चा खा जाते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 12 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल और सभी स्थानीय निकाय जैसे पंचायत या नगर पालिका, ये सब तो आते ही हैं। राइट। लेकिन इसके अलावा एक शब्द लिखा है अन्य प्राधिकारी यानी अदर अथॉरिटीज। इसमें LIC, FCI, ONGC जैसे जितने भी राष्ट्रीयकृत संस्थान हैं वो सब शामिल हैं। अच्छा, तो यहाँ मैं एक सिचुएशन सामने रखती हूँ। मान लीजिए कि कोई पूरी तरह से निजी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। लेकिन वो सरकार के किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है या सरकारी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। और काम करते हुए वो किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन कर दें, तो क्या परीक्षा के दृष्टिकोण से वो निजी कंपनी भी राज्य की परिभाषा में आएगी? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और परीक्षाओं में पेपर सेट करने वालों की ये पसंदीदा जगह है छात्रों को फंसाने के लिए। हाँ, ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। बिल्कुल। तो इसका सीधा जवाब है हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि कोई भी निजी इकाई, कोई भी प्राइवेट एजेंसी जो राज्य की संस्था के रूप में या सरकार के लिए काम कर रही है, वो भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य ही मानी जाएगी। ओह, मतलब वो भी स्टेट है? जी। यानी अगर वो एजेंसी किसी के अधिकारों का हनन करती है तो उसके खिलाफ भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ये कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सब लोग ध्यान में रखिएगा। अब जब हमें पता चल गया कि राज्य कौन है, तो अगला कदम है इस राज्य की शक्तियों पर लगाम कसना। बिल्कुल। और यही एंट्री होती है अनुच्छेद 13 की। अगर भाग 3 एक घर है तो अनुच्छेद 13 उस घर का सिक्योरिटी गार्ड है। ये तुलना बहुत सटीक है, एकदम गार्ड की तरह ही काम करता है। अनुच्छेद 13 सीधे तौर पर राज्य को एक चेतावनी देता है। वो कहता है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि या कानून नहीं बना सकता जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उन्हें सीमित करता हो। लेकिन मान लीजिए संसद या विधानसभा गलती से या जानबूझकर ऐसा कोई कानून पारित कर भी देती है, तब क्या होगा? तब अनुच्छेद 13 कहता है कि वह कानून उस हद तक शून्य यानी वॉइड माना जाएगा जिस हद तक वो अधिकारों का उल्लंघन करता है। यानी वो कानून अपने आप प्रभावहीन हो जाएगा। बिल्कुल। और यहीं से जन्म होता है एक बहुत बड़े संवैधानिक सिद्धांत का, जिसे हम न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। राइट। ये न्यायपालिका को वो शक्ति देता है जिससे वो किसी भी कानून की समीक्षा कर सके और अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। तो अब हमारा सुरक्षा कवच पूरी तरह तैयार है। अब हम पहले मौलिक अधिकार की तरफ बढ़ते हैं, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक चलता है। जी। अनुच्छेद 14 में 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जो अक्सर उलझन पैदा करते हैं।
पहला है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। दोनों सुनने में एकदम एक जैसे लगते हैं। लगते तो हैं, लेकिन इनके मायने बहुत अलग हैं। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है विधि के समक्ष समता, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ये एक नकारात्मक अवधारणा है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि कानून के सामने किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। समझ गए। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है विधियों का समान संरक्षण, जो हमने अमेरिका से प्रेरित होकर लिया है, उसका क्या मतलब है? वो एक सकारात्मक अवधारणा है। उसका मतलब है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। अच्छा, थोड़ा और आसान शब्दों में बताइए। देखिए, कानून सबके लिए पूरी तरह से अंधा नहीं हो सकता। अगर दो लोगों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, तो कानून उनके साथ अलग व्यवहार कर सकता है। राइट। इसे ही न्याय की भाषा में युक्तियुक्त वर्गीकरण या रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक आम नागरिक और देश के राष्ट्रपति या राज्यपाल की परिस्थितियां अलग हैं। बिल्कुल अलग है। इसीलिए उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान कुछ विशेष कानूनी छूट मिलती है। ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक तार्किक वर्गीकरण है। और यही वर्गीकरण का सिद्धांत हमें अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण के जटिल मुद्दे को समझने का आधार देता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए और 15(4) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। तो कई बार लोग बहस करते हैं कि ये तो सीधे सीधे समानता के नियम का उल्लंघन हो गया ना। ये बहस आम है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें इसे बहुत ही तटस्थ और संवैधानिक नजरिए से समझना होगा। ये समानता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि समानता लाने का प्रयास है। वो कैसे? देखिए, एक ही रेस में ऐसे दो लोगों को नहीं दौड़ाया जा सकता जिनमें से एक के पैरों में बेड़ियां हों। बेड़ियां हटाकर उसे थोड़ा आगे से दौड़ने का मौका देना ही इक्विटी कहलाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से समझाया। और अनुच्छेद 15(4) की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसे पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके पीछे 1951 का एक बहुत ही ऐतिहासिक केस था, मद्रास राज्य बनाम चंपकाई दुराई राजनवाद। हाँ, ये केस तो कई बार परीक्षाओं में सीधा पूछा जा चुका है। बिल्कुल, इस केस में मद्रास सरकार के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें जातियों के आधार पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था, क्योंकि तब तक संविधान में इसका प्रावधान नहीं था। इसी फैसले के बाद सरकार को पहला संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसने शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का संवैधानिक आधार तय किया। अच्छा, और इसी तरह जब हम अनुच्छेद 16 पर आते हैं, जो लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है, तो उसका अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। जी हाँ। और जब अनुच्छेद 16 की बात होती है ना, तो एक ऐसा केस है जिसे हम किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इंदिरा साहनी वाद 1992। बहुत ही महत्वपूर्ण केस। इसे आम भाषा में मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। इस केस ने आरक्षण की रूपरेखा पूरी तरह से तय कर दी थी। जी, इस केस ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम स्थापित किए, जो आज तक लागू हैं। पहला, आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। और दूसरा नियम? दूसरा नियम था क्रीमी लेयर का। न्यायालय ने कहा कि पिछड़े वर्गों में जो मलाईदार तबका है, जो पहले ही सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत हो चुका है, उसे आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए, ताकि असल में जरूरतमंदों को इसका फायदा मिल सके। बिल्कुल। इसके अलावा अनुच्छेद 16 को लेकर एक और सवाल अक्सर बनता है, रणधीर सिंह वाद का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत उभर कर आता है। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। अब समाज में समानता लानी है तो कुछ पुरानी कुरीतियों को जड़ से मिटाना होगा। एकदम सही। इसी के लिए आते हैं अनुच्छेद 17 और 18। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का पूरी तरह से अंत करता है। ये इतना सख्त अधिकार है कि किसी भी रूप में इसका आचरण अपराध माना जाता है। जी। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा, जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजा, राय बहादुर वगैरह दी जाती थी। बिल्कुल, ताकि कोई भी नागरिक खुद को दूसरों से श्रेष्ठ ना समझे। लेकिन एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ रही हूँ। क्या हुआ? अगर उपाधियों का अंत हो गया है, तो फिर सरकार हर साल जो भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्मश्री देती है, वो क्या है? क्या वो अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है? कोई भारत रत्न पाकर तो खुद को दूसरों से बड़ा मान ही सकता है। ये दुविधा बहुत स्वाभाविक है, और आपको बता दूं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा भी था। बालाजी राघवन वाद 1995 में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। अच्छा, तो कोर्ट ने क्या कहा? न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि भारत रत्न या पद्म पुरस्कार सम्मान है, ये किसी की उत्कृष्ट सेवा का रिकॉग्निशन है, ये कोई उपाधि यानी टाइटल नहीं है। आप मजाक में सोचिए, कोई व्यक्ति अपने विजिटिंग कार्ड पर या अपने नाम के आगे भारत रत्न फला फला नहीं लिख सकता। ये पुरस्कार अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं, क्योंकि ये जन्म से नहीं मिलते, कर्म से अर्जित किए जाते हैं। क्या बात है, तो समानता पक्की हो गई। अब जब एक नागरिक के पास समानता आ जाए तो उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आजादी।
अपनी बात कहने की और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी। बिल्कुल। यही हमें ले जाता है हमारे अगले अधिकारों के समूह की तरफ, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक सम्मेलन, संघ बनाना, पूरे भारत में घूमना, निवास करना और व्यापार करना। छात्रों को याद होगा कि इस लिस्ट में पहले संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। राइट। अब देखिए, अनुच्छेद 19(1) यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही व्यापक है। राइट। इसी में प्रेस की आजादी भी आती है। यहाँ मुझे 2 बहुत ही रोचक केस याद आ रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, बताइए। पहला है नवीन जिंदल वाद। इस केस के बाद ही किसी नागरिक को अपने घर या संस्थान पर शान से राष्ट्रध्वज फहराने का मौलिक अधिकार मिला था। और दूसरा है इमैनुअल बनाम केरला राज्य केस, जिसे राष्ट्रगान विवाद भी कहते हैं। इस केस की कहानी बहुत गहरी है। बिल्कुल। इस केस में कुछ बच्चे धार्मिक मान्यताओं के कारण स्कूल में राष्ट्रगान के समय सम्मानपूर्वक खड़े तो होते थे, लेकिन गाते नहीं थे। जब उन्हें स्कूल से निकाला गया और मामला कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी में चुप रहने का अधिकार यानी राइट टू रिमेन साइलेंट भी शामिल है। अच्छा, मतलब अगर कोई नहीं गाना चाहता तो वो उसकी आजादी है। हाँ, अगर कोई शांतिपूर्वक खड़ा है तो वो राष्ट्रगान का सम्मान ही कर रहा है, उसे गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन आजादी कभी भी असीमित नहीं होती, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। और परीक्षा के लिए सबसे जरूरी ये जानना है कि आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान इन स्वतंत्रताओं का क्या होता है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, ध्यान दीजिए। जब अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 की ये 6 स्वतंत्रताएं अपने आप निलंबित हो जाती हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं। जी, ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश के अंदर की किसी गड़बड़ी के कारण लगा है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता। ये बहुत ही बारीक अंतर है, इसे सब लोग नोट कर लें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। बजाय इसके कि हम इसके तकनीकी शब्द पढ़ें, मैं एक उदाहरण देती हूँ। बिल्कुल, उदाहरण से अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए आज कोई नागरिक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है। आज उसका जुर्माना 500 रुपीस है, लेकिन कल सरकार कानून बनाकर जुर्माना 5000 रुपए कर देती है। तो क्या उस नागरिक से पुराने अपराध के लिए नया जुर्माना लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही अनुच्छेद 20 का पहला खंड है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि का न होना। किसी भी व्यक्ति को उस कानून के तहत सजा नहीं दी जा सकती जो अपराध के समय लागू ही नहीं था। इसके अलावा इसमें 2 और बातें हैं। डबल जेपर्डी, यानी एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं मिल सकती। राइट। फिल्मों में भी ये बहुत दिखाते हैं। हाँ। और तीसरा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी भी नागरिक को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया। और अब आते हैं उस अनुच्छेद पर जिसे आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यह संविधान का सबसे विशाल अनुच्छेद है। जी। इसमें बस एक लाइन लिखी है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इस एक लाइन ने ना बहुत लंबा सफर तय किया है। 1950 के ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत ही संकीर्ण व्याख्या की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई कानून बना दिया गया है तो बस उसी के आधार पर आजादी छीनी जा सकती है। मतलब बस कानून होना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। हाँ, पहले ऐसा ही माना गया, लेकिन 1978 के मेनका गांधी केस में एक बड़ी घटना हुई। मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना कोई खास कारण बताए सरकार ने जब्त कर लिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया। हाँ, कोर्ट ने कहा कि जो प्रक्रिया है वो सिर्फ इसलिए मान्य नहीं हो जाएगी क्योंकि वो किसी कानून में लिखी है। वो प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और तार्किक होनी चाहिए, मनमानी नहीं चल सकती। बिल्कुल। और इसी अनुच्छेद 21 का विस्तार हम आज भी देख रहे हैं। 2018 का केएस पुट्टास्वामी वाद इसका ताजा उदाहरण है, जिसने निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। इसी अनुच्छेद का एक जुड़वा भाई भी है, अनुच्छेद 21A, जो शिक्षा का अधिकार है। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया, जिसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। और इस संशोधन की नींव 1992 के मोहिनी जैन वाद से पड़ी थी। खैर, अब अनुच्छेद 22 पर आते हैं। ये गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। इसमें एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है, निवारक निरोध, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये आम गिरफ्तारी से अलग कैसे है? देखिए, सामान्य कानून में क्या होता है, नागरिक अपराध करता है, फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। हाँ, यही नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन निवारक निरोध का पूरा उद्देश्य ही अलग है। इसका उद्देश्य है अपराध को होने से रोकना। अगर राज्य को लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है तो उसे बिना किसी ट्रायल के हिरासत में लिया जा सकता है।
अच्छा, जैसे एनएसए, रासुका वगैरह। बिल्कुल, एनएसए जैसे कानून इसी के तहत आते हैं। इसकी अधिकतम अवधि आमतौर पर 3 महीने होती है, जब तक कि कोई सलाहकार बोर्ड इसे बढ़ाने की सिफारिश ना करे। तो ये व्यक्ति की आजादी और राष्ट्र की सुरक्षा के बीच का एक बेहद नाजुक संतुलन है। चलिए, आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर किसी नागरिक को मजबूरी में काम करना पड़े या उसे खरीदा बेचा जाए। सही बात है। यही हमें अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की ओर ले जाता है। जी, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात् श्रम को पूरी तरह से निषिद्ध करता है। यह अधिकार सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा देता है। और अनुच्छेद 24 खास तौर पर बच्चों के बचपन को बचाने के लिए है ना? बिल्कुल, ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। यहाँ मेरे दिमाग में एक शंका है। अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। क्या इसका कोई अपवाद है? मतलब मान लीजिए कल को देश पर कोई बड़ा राष्ट्रीय संकट आ जाए और सरकार को नागरिकों की मदद की जरूरत पड़े। ये बहुत ही पैनी नजर है आपकी। अनुच्छेद 23 में ही इसका जवाब छुपा है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य या राष्ट्र की रक्षा के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। मतलब कंपल्सरी सर्विस। हाँ, अगर देश को जरूरत है तो सरकार सैन्य सेवा या किसी अन्य राष्ट्रीय सेवा के लिए नागरिकों को बुला सकती है। इसे बलात् श्रम नहीं माना जाएगा। बस शर्त यह है कि सरकार ऐसा करते समय धर्म, मूलवंश या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। अद्भुत। अब हम आते हैं उस अधिकार पर जो भारत की विविधता की आत्मा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ छात्रों को 2 बहुत बड़ी भ्रांतियों से बचना होगा। वो क्या? पहला, अनुच्छेद 25 में प्रचार करने का अधिकार तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रचार की आड़ में धर्मांतरण यानी फोर्स्ड कन्वर्जन कराने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मतलब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। जी, आप अपनी आस्था के बारे में दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन किसी को लालच देकर या डराकर धर्म नहीं बदलवा सकते। और ये अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। और दूसरी भ्रांति जो अनुच्छेद 27 को लेकर होती है वो क्या है? हाँ, अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को कर यानी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कई बार लोग सोचते हैं कि फिर मंदिरों या स्मारकों पर एंट्री फीस क्यों ली जाती है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। यहाँ ये समझना होगा कि राज्य टैक्स नहीं लगा सकता, लेकिन सुविधाएं देने के लिए शुल्क या फी लगा सकता है। फीस किसी विशेष सेवा के बदले ली जाती है, जबकि टैक्स सामान्य खजाने में जाता है। बहुत ही स्पष्ट। इसके बाद हम पहुंचते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की तरफ। अनुच्छेद 29 और 30। बहुसंख्यक समाज के बीच अल्पसंख्यकों की संस्कृति को बचाना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। बिल्कुल। अनुच्छेद 29 नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। यहाँ भी कोई जरूरी केस है क्या? हाँ, एक बहुत ही जरूरी केस है TMA पाई फाउंडेशनवाद। इस केस में यह तय हुआ कि कोई समुदाय अल्पसंख्यक है या नहीं, इसका निर्धारण पूरे देश के स्तर पर नहीं बल्कि राज्य के स्तर पर किया जाएगा। अच्छा, स्टेट लेवल पर। अब तक हमने इतने सारे अधिकारों की बात कर ली, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी नागरिक के ये अधिकार छीन लिए जाएं और उसके पास कोई ऐसा दरवाजा ही ना हो जहां वो शिकायत कर सके, तो इन अधिकारों की क्या कीमत रह जाएगी? कुछ भी नहीं। यहीं पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में संविधान का हृदय और आत्मा सामने आता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वो अनुच्छेद है जो इन सभी अधिकारों में जान फूंकता है। अगर अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसे थोड़ा बातचीत में समझते हैं। मान लीजिए पुलिस किसी नागरिक को अवैध रूप से हिरासत में ले लेती है, तो कोर्ट क्या करेगा? तब कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस रिट जारी करेगा। इसका मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट पूछेगा कि इस व्यक्ति को किस आधार पर बंदी बनाया गया है। और अगर कोई सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी करने से मना कर दे तब परमादेश या मैंडमस काम आता है। कोर्ट आदेश देता है कि आप अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाइए। और अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई केस सुन रही हो, ऐसे में प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण यानी सर्ट्यूरारी रिट्स का इस्तेमाल होता है। प्रतिषेध से कोर्ट उस कार्यवाही को तुरंत रोकता है, और उत्प्रेषण से वह उस लंबित मुकदमे को अपने पास मंगा लेता है या निचली अदालत के निर्णय को रद्द कर देता है। और आखिरी, अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर अवैध रूप से बैठ जाए, तब अधिकार पृच्छा यानी को वारंटो जारी की जाती है।
कोर्ट पूछता है कि भाई आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। इन सभी रिट्स को लेकर परीक्षाओं में एक बहुत बड़ा जाल बुना जाता है। अगर मैं पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से रिट जारी करने के मामले में किसका अधिकार क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, तो ज्यादातर लोग सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है तो उसी का अधिकार बड़ा होगा। और यही नंबर कट जाते हैं। बिल्कुल। रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र जो अनुच्छेद 226 में है, वो सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 से बहुत अधिक व्यापक है। वो कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल और केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। ये तथ्य बहुत ध्यान से समझने वाला है। अब हम इस क्लास के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने इतने सारे अधिकार देखे, लेकिन क्या ये हमेशा लागू रहते हैं? क्या ऐसा कोई समय आता है जब देश की सुरक्षा के सामने ये अधिकार बौने पड़ जाते हैं? जी हाँ, और अनुच्छेद 33, 34 और 35 इसी की बात करते हैं। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। अनुशासन और देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। इसी तरह अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन की बात करता है। अगर किसी इलाके में स्थिति इतनी बिगड़ जाए कि नागरिक प्रशासन फेल हो जाए तो वहां सेना का नियंत्रण हो जाता है। और सबसे अंत में अनुच्छेद 35 स्पष्ट करता है कि इन मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए या इनके उल्लंघन पर सजा तय करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद को प्राप्त है। मतलब राज्य विधानमंडलों को ये शक्ति नहीं दी गई है। नहीं, ताकि पूरे देश में मौलिक अधिकारों को लेकर एक रूपता बनी रहे। तो दोस्तों, ये था अनुच्छेद 12 से 35 तक का हमारा एक संपूर्ण वैचारिक सफर। स्क्रीन पर जो रिवीजन पावर पैक मैप स्लाइड दिख रही है, जिसमें सारे अनुच्छेदों का एक बहुत बना है, उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये आपकी आखिरी समय की तैयारी में बहुत काम आएगा। बिल्कुल, रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी के लिए एक गहरा वैचारिक प्रश्न छोड़कर जा रही हूं। आज हमने देखा कि आपातकाल जैसी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो जरा सोचिए, क्या ये सच में हमारे मौलिक अधिकार है या फिर ये परिस्थितियां सामान्य रहने तक राज्य द्वारा दी जाने वाली कुछ विशेष सुविधाएं हैं? इस सवाल के संवैधानिक पहलुओं पर विचार करें और अपनी परीक्षा की तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाए रखें। क्लासरूम प्रेप चैनल से जुड़ने के लिए और इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।